प्यारे बच्चों, होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण सिंह, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर से। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन 15 रोगियों का आहार। रोगियों का आहार यानी पेशेंट डाइट। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि रोगी को भोजन संबंधी क्या आवश्यकता होती है, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के भोजन में क्या अंतर होता है और इनके अंतर होने का क्या कारण होता है, इनके भोजन की क्या विशेषताएं होती हैं और रोग की अवस्था में इनकी आहार संबंधी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रोग की अवस्था में आहार, इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है कि उपचारार्थ आहार। उपचारार्थ आहार से क्या मतलब है कि रोगी को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी का रोगी के आहार में समुचित मात्रा में जब हम समावेश कर देते हैं या समुचित मात्रा में समावेश किए जाने को हम उपचारार्थ आहार कहते हैं। रोगी के आहार का निर्धारण क्या होता है? रोग की प्रकृति तथा स्थिति के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि रोग की अगर प्रबलता के समय रोगी को कुछ भिन्न प्रकार का आहार दिया जाता है तो रोग की दशा में सुधार के उपरांत तथा स्वास्थ्य लाभ के समय उसे भिन्न प्रकार से आहार दिया जा सकता है। इसके अलावा हम इसका एक और परिभाषा बता सकते हैं कि रोगी के रोग की प्रकृति, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, रोगी के रोग की प्रकृति के अनुसार किस तरह का रोगी को रोग है उसके आहार में आवश्यक परिवर्तन करने को ही उपचारार्थ आहार कहते हैं। आहार में आवश्यक परिवर्तन से मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो उसकी डाइट में हम प्रोटीन ज़्यादा करें, या किसी को अगर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो ऊर्जा, इस तरह से अलग अलग परिवर्तन करके उपचारार्थ आहार रोगी को दिया जाता है। रोगी का भोजन क्या होता है? हल्का, सुपाच्य, पौष्टिक, ताज़ा, कम मिर्च मसाले वाला या उबला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा रोगी की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आहार का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ पोषक तत्वों का या तो अभाव रखा जाता है या फिर मात्रा घटा दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाई प्रोटीन डाइट अगर हमें देनी है तो उसमें हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, जान लेते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में और रोगी व्यक्ति के भोजन में क्या क्या भिन्नता होती है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट है, स्वस्थ व्यक्ति जो है वो ठोस एवं तरल दोनों तरह का भोजन ग्रहण कर सकता है। इसके विपरीत जो रोगी व्यक्ति है वो सिर्फ तरल भोजन ही ग्रहण करता है। सेकेंड नंबर मैंने डाला हुआ, अधिक कैलोरी वाला भोजन भी जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कर सकता है। इसके विपरीत रोगी जो है वो कम ऊर्जा वाला भोजन ग्रहण कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, स्वादिष्ट घी, तेल या मसालेदार भोजन जो है स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है और किसी भी टाइम कर सकता है। इसके विपरीत जो रोगी व्यक्ति है, हल्का, उबला तथा चिकनाई व मसाले रहित भोजन दिया जाता है रोगी व्यक्ति को। नेक्स्ट है, ठोस फल या खाद्य पदार्थ जो है स्वस्थ व्यक्ति खा सकता है। इसके विपरीत जो है रोगी व्यक्ति है उसको सिर्फ हम फलों का जूस या सूप दे सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जो है कभी भी भोजन कर सकता है। इसके विपरीत रोगी व्यक्ति हमेशा जब भी भोजन उसको दिया जाएगा तो हल्का भोजन दिया जाएगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी दिया जाता है। ये नहीं कि एक साथ उसको ज़्यादा भोजन हमने दे दिया। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के जो पकवान होते हैं या व्यंजन होते हैं भोजन ग्रहण कर सकता है, जबकि जो रोगी व्यक्ति होता है वो चिकित्सक के निर्देशानुसार से मतलब जो भी डॉक्टर डाइट लेने के लिए सलाह देते हैं या उस पर उनको बताते हैं उसी के अनुसार उनका भोजन हम ग्रहण करवा सकते हैं। इसके बाद स्वस्थ व्यक्ति जो है पुष्टता तथा शारीरिक विकास की दृष्टि से भोजन ग्रहण करता है, मतलब उसका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे और शारीरिक विकास भी अच्छे से हो। इसके विपरीत जो रोगी व्यक्ति के भोजन में क्या अंतर होता है कि जिस रोग में भी वो व्याप्त है, व्याप्त से मतलब जो भी रोग उस व्यक्ति को हुआ है उसमें सुधार लाने के लिए उसको उसी के अनुसार का भोजन ग्रहण कराया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति जो है खाने में रुचि दिखाता है, रुचि के साथ भोजन ग्रहण करता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि रोगी व्यक्ति हमेशा खाना जो है वो बहुत ही प्रसन्न मन से खाए। वो कभी कभी कहता है मेरा खाने का मन नहीं है, या अरुचि दिखाता है, रोज़ ही जैसे हमने उसको खिचड़ी दे दी तो खिचड़ी नहीं खानी। तो इस तरह की समस्याएं हमें
इसके साथ आ जाती हैं। लास्ट है हमारा कि स्वस्थ व्यक्ति का जो है पाचन शक्ति ठीक रहता है, तो इसलिए वो भोजन आराम से मसालेदार या अच्छा भोजन वो ग्रहण करता है। इसके विपरीत जो रोगी व्यक्ति है उसकी पाचन शक्ति जो है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, जिससे कि उसके भोजन में बदलाव लाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आता है कि रोग के स्वरूप के आधार पर इनको हम कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं। जो रोगी का रोग होता है उसके आधार पर हमको किस तरह का भोजन ग्रहण करवा सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा तरल आहार और दूसरा आता है नरम आहार। तो तरल आहार से क्या मतलब है? पाचन क्रिया जब अस्त व्यस्त हो जाने की स्थिति में जब रोगी को सामान्य आहार हम नहीं दे पाते हैं, तब व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे हम जो भी आहार देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तरल आहार। पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाने से क्या मतलब है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को सामान्य आहार हम नहीं दे सकते हैं। या तो रोगी आहार को चबाने में असमर्थ होता है या फिर उस आहार को ग्रहण करते समय उसका जी मिचलाने लगता है या उल्टी आने लगती है। तो जब उसकी पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है, वो सीधे तरीके से खाना नहीं खा पाता है और सामान्य रूप से तेज ज्वर, अतिसार और उल्टी, जी मिचलाना ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि व्यक्ति को आहार ग्रहण करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम उसको तरल आहार देते हैं। तरल आहार में क्या क्या आ जाता है? जैसे नींबू पानी, जौ का पानी, चाय, दूध, जूस और सूप। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों नरम आहार। नरम आहार आप किसे कहते हैं? जिस रोगी व्यक्ति को हम ठोस आहार नहीं दे पाते हैं उसको हम नरम आहार या सॉफ्ट डाइट देते हैं। यह आहार क्या होता है? सुपाच्य होता है एवं सरलता से पचने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कुछ रोगों में व्यक्ति को जो है हम साधारण आहार या ठोस आहार नहीं दे पाते हैं, जिससे कि इन रोगों में व्यक्ति को कोमल या नरम आहार दिए जाने की सलाह दी जाती है। नरम आहार की संरचना जो होती है ठोस आहार से की तुलना में नरम होती है और यह आहार सुपाच्य और शीघ्र सरलता से पचने वाला होता है। इस आहार में हम क्या करते हैं? रेशेदार खाद्य सामग्री तथा मिर्च मसालों का हम बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। नरम आहार जो है वो कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों में भी दिया जाता है, जैसे अगर तीव्र संक्रमण है या आमाशय या आंतरिक संबंधी विकार हैं या शल्य चिकित्सा हुई है या उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसके उपरांत भी हम एक वयस्क व्यक्ति को दिए जाने वाले नरम आहार से प्रतिदिन 2000 से 2200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने वाला आहार देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उसमें 60 से 70 ग्राम जो प्रोटीन का भी समावेश होना चाहिए। नरम आहार में क्या क्या आहार आ जाता है? जैसे आपका दलिया हो गया, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, उबला हुआ अंडा, स्लाइस मक्खन या गले हुए चावल या मौसम के फल या उनका रस भी हम नरम आहार में दे सकते हैं। रोगी के आहार में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोगी के आहार में पोषक तत्वों का परिवर्तन। किस तरह से पोषक तत्वों का परिवर्तन करेंगे कि आहार में हमें जिस तरह से पता है कि आहार में 6 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो रोग की अवस्था में इन पोषक तत्वों की मात्रा एवं अनुपात में आवश्यकता अनुसार जब हम परिवर्तन कर देते हैं और साथ ही साथ रोगी के आहार में रेशे तथा कैलोरी युक्त मात्रा को भी नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करते हैं, उस आहार में पोषक तत्वों के परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है आहार के जो 6 पोषक तत्व होते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम किस तरह से ध्यान में रखकर वो करते हैं कि कुछ रोगों की अवस्था में जो क्या है रोगी के आहार में प्रोटीन की मात्रा को भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। किस बीमारी में? जैसे कि तीव्र यूरीमिया या यकृतीय मूर्छा की अवस्था में, मतलब आपका यूरिन से संबंधित कोई डिजीज़ है या फिर यकृत से संबंधित कोई डिजीज़ है, तो उनके रोगी के आहार में प्रोटीन की कमी मात्रा का सुझाव दिया जाता है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा उनके आहार में कम कर दी जाती है। इसके विपरीत कुपोषण, पेप्टिक अल्सर तथा यकृत के सिरोसिस की अवस्था में, ये जो बीमारियां होती हैं इसमें हम क्या करते हैं रोगी के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देने का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वसा। वसा में हम किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं कि
कि असामान्य अवस्थाओं में वसा की मात्रा के में भी परिवर्तन करने का सुझाव दिया जाता है। जैसे अल्पपोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो व्यक्ति को सामान्य से अधिक वसायुक्त आहार देना चाहिए। अल्पपोषण से क्या मतलब है कि अगर उसको पूरी डाइट नहीं मिल पा रही है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसके लिए उसको वसायुक्त भोजन दिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वसा के अपच, यकृत की बीमारी या कुपोषण की स्थिति है तो व्यक्ति के आहार में सामान्य से कम वसा का समावेश किया जाता है। उसमें क्या होगा कि उसको कम वसायुक्त भोजन दिया जाएगा। थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, रोग की अवस्था में अगर व्यक्ति के आहार में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को परिवर्तित करना पड़ता है। कुछ रोगों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, सामान्य से कम करनी पड़ती है तथा कुछ रोगों में बढ़ानी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सामान्य से बहुत कम कर दी जाती है, जबकि अगर ऑपरेशन हुआ है उसका या फिर यकृत के रोग से वो ग्रसित है या एडिसन्स रोग से ग्रसित है तो ऐसे व्यक्ति के आहार में कार्बोज की मात्रा सामान्य व्यक्ति के आहार से विद्यमान मात्रा से बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है खनिज लवण। खनिज लवण के क्या करते हैं कि रोगग्रस्त व्यक्ति के आहार में जो खनिज लवण की मात्रा को भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे अगर गुर्दे में पथरी हो गई है तो उस स्थिति में रोगी के आहार में कैल्शियम तथा फास्फेट लवण का समावेश कम से कम कर दिया जाता है। जबकि इसके विपरीत अगर हृदय रोग है या उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी की दिक्कत है तो उसमें क्या करते हैं हम, सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया से शिकार है या पीड़ित है तो उसके आहार में कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा भी दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विटामिन। विटामिन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई भी रोगी जो है उनके रोग की दशा में किसी न किसी तरह से विटामिन की मात्रा को भी नियंत्रित किया जाता है। अतः जो उपचार आहार हम लोग देते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो विटामिन की गोलियां होती हैं उनके रोगों के आधार पे हम उनको सुनिश्चित करते हैं कि उनके रोगी व्यक्ति के आहार में किस तरह का विटामिन युक्त या विटामिन रहित भोजन दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जल। जल आपको पता है जैसा कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जल की मात्रा में जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह का, जैसे मान लीजिए व्यक्ति को दस्त हो रहा है या अतिसार की बीमारी है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पानी में नमक, नींबू या ग्लूकोज वगैरह मिलाकर लिक्विड उसको जो डाइट होती है दी जाती है, जिससे कि उसके शरीर को आसानी से वो ग्रहण कर सके और उसके रोगों को दूर कर सके। इसके बाद देखिए मैंने बेटा 2 इसमें लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त अधिक कैलोरी युक्त एवं रेशे की मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अधिक कैलोरी युक्त से क्या मतलब है कि कुछ अवस्थाओं में जो उपचारार्थ आहार हम लोग देते हैं उसमें अधिक कैलोरी युक्त भोज्य सामग्री का भी समावेश करते हैं। जैसे व्यक्ति का वजन अगर सामान्य से कम है, ज्वर है, संक्रमण है, कुपोषण है या हाइपर थायराइड की दशा में जो है अधिक कैलोरी युक्त आहार जो है वो दिया जाता है। इसके विपरीत अगर मोटापा है, हृदय रोग है, तीव्र यूरेनीमिया है, जैसा कि ऊपर बताया था आपको, यकृत संबंधी कोई बीमारी है या मूर्छा है तो उस स्थिति में रोगी व्यक्ति को हम कम कैलोरी युक्त आहार देते हैं। इसके बाद हमारा आता है रेशे की मात्रा, किस तरह से भोजन में परिवर्तन करना पड़ता है। रेशे की मात्रा के लिए उपचारार्थ के आहार में विद्यमान रेशे का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। यदि व्यक्ति पेचिश, दस्त अथवा पेट के अल्सर जैसे विकारों से ग्रस्त होता है तो उसके आहार में रेशे युक्त खाद्य सामग्री का कम से कम समावेश सुझाव दिया जाता है। जबकि अगर व्यक्ति कब्ज से पीड़ित है तो उसके आहार में रेशे युक्त खाद्य सामग्री जो है उसको सामान्य से अधिक कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका जो भोजन है वो अच्छी तरह से पच जाए और उसको कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों रोगी को भोजन कराना। रोगी को भोजन कराने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको भोजन जो है वो नियमित रूप से देना चाहिए और इस तरह का भोजन देना चाहिए जो उसके पाचन तंत्र के लिए सही हो। इसके अलावा रोगी को भोजन जो है दिन में या शाम के समय ही करा देना चाहिए, बहुत अधिक रात में उसको भोजन नहीं देना चाहिए। और जिस तरह का रोगी को बीमारी हो उसी तरह का भोजन उसको तरल पदार्थ या नरम आहार देना चाहिए। अगर रोगी भोजन करने में असमर्थ है तो उसको उठने में अगर दिक्कत हो रही हो तो नर्स को चाहिए कि रोगी के नीचे तकिया लगा के और उसको बाँह से थोड़ा सा सर उठा के उसको भोजन कराएं। रोगी को भोजन कराते समय क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और उसके भोजन करने के बाद जो भी खाना बचा हो उसके सामने से तुरंत हटा देना चाहिए। भोजन जो है रोगी की रुचि के अनुसार ठंडा या गर्म होना चाहिए और भोजन कराते समय यह देख लेना चाहिए कि वह भोजन करने के लिए तैयार है या नहीं है। इससे पहले अगर उसको या तो बाथरूम जाना है या हैंड वॉश जो भी आपको कराना है वो आप पहले से उसको करा लें, जिससे कि बीच में वो आपको भोजन कराते समय डिस्टर्ब ना करे। भोजन परोसने का जो ढंग है बहुत आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि रोगी को भोजन करने का मन करे और रोगी को प्रेमपूर्ण व्यवहार, उचित आदर और आकर्षक ढंग से रोगी को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हम लोग मुख्य रोगों के उसमें आहार दिया जाता है, जैसे ज्वर की अवस्था में आहार, अतिसार और पेचिश में आहार, मियादी बुखार में, तो अलग अलग तरह के आहार इसमें दिए जाते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के आहार बनाए जाते हैं, जैसे साबूदाना, कस्टर्ड, पुडिंग, सूजी की खीर, दाल का सूप, टमाटर का सूप, फटे दूध का पानी, दाल का पानी और चावल का पानी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 15 रोगियों का आहार। धन्यवाद।